हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपकी जो सीटेट और यूपीटेट से संबंधित प्राथमिक स्तर के जितने भी क्वेश्चन हैं सीडीपी के, वो हम इस वीडियो में लेके चलते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें कराते हैं, यानी कि एक तरीके का मॉडल पेपर जो आपका 2019 हुआ था, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2019 हुई थी, उसका ही प्रथम प्रश्न पत्र लेके चलते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कराते हैं, उसके बाद 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे कि हम एक एक जो आपकी पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको धीमे धीमे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पेपर है, सेट है। ठीक है, पूरा पेपर है, तो उसको करने की कोशिश करते हैं। जिसका पहला भाग है वो है सीडीपी, आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके आएंगे हिंदी के 30 क्वेश्चन, उसके बाद आपके आएंगे अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन, उसके बाद गणित के 30 क्वेश्चन, और उसके बाद आपकी पर्यावरण से संबंधित 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका पूरा सेट जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक एक वीडियो में इसमें आपका ओनली सीडीपी होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। जो क्वेश्चन नंबर पहला है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? गॉलमैन ने, स्पीयरमैन, जॉन मेयर या गार्डनर ने? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय जो है गार्डनर ने दिया था। किसने? गार्डनर ने दिया था। इस प्रकार इसमें आपका लिख रहा है, बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन द्वारा सन 1983 में प्रतिपादित किया गया था। गार्डन के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई, जो निम्न प्रकार है: व्यक्तिपर बुद्धि, व्यक्तिगत स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक गतिकी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। इस प्रकार आपकी 8 बुद्धियाँ जो है किसने बताई हैं? वो आपके हो जाएंगे गार्डनर ने। ठीक है, कब बताई? 1983 में। ठीक है, तो किस सिद्धांत के साथ? बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय जो किया था, तभी उन्होंने 8 क्या बताई थी? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ठीक है, आपकी 8 प्रकार की बुद्धियाँ यहाँ पर दी हुई हैं: व्यक्तिक पर बुद्धि, व्यक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शारीरिक गतिकी बुद्धि और स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। इस प्रकार आपके 8 बुद्धियाँ हो जाती हैं। किसके अनुसार? गार्डनर के अनुसार। आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? रीडिंग एंड स्पेलिंग, एक्सप्रेसिंग यानी कि व्यक्त करने में, स्टैंडिंग खड़े होने में, या स्पीकिंग यानी कि बोलने में? तो आंसर हो जाएगा पढ़ने और बर्तनी में, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि रीडिंग और स्पेलिंग में क्या होता है? डिसलेक्सिया जैसी बीमारी जो होती है आपकी। ठीक है, अगर पढ़ने में और बर्तनी करने में अगर रीडिंग और स्पेलिंग में कोई गलती होती है, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि बच्चे को डिसलेक्सिया का शिकार है। ठीक है, डिसलेक्सिया से संबंधित उसको क्या होती है? करने में कठिनाई होती है। क्या करने में? पढ़ने और बर्तनी में। ठीक है, आपका दिया हुआ है, डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है जिसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं: वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाली ध्वनियों को न पहचान पाना, शब्दों को उल्टा, अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ना। तो ये सब क्या होता है? वो होती है डिसलेक्सिया, यानी कि 52 का 25 पढ़ना या 25 का 52 पढ़ना, 63 का 36 पढ़ना या 36 का 63 पढ़ना, ये सब क्या है? डिसलेक्सिया के प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? आपको बताना है किस विषय में, यानी किस भूमिका में शिक्षक की जो है भूमिका नहीं होती है, किस कक्षा में, आपको ये बताना है। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करना, या
बी ऑप्शन, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो आपको पता है, तो शिक्षक की जो है समावेशी कक्षा में भूमिका क्या नहीं होती है, वो होती है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह भूमिका नहीं होती है। अगर आपको कहा जाए कि शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती हैं, तो आइए आगे देखते हैं। आपके इसमें दे रखी हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिकाएं निम्न होती हैं। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, यानी कि शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिकतम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार आपके समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि एक स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ सकें। तो हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए या अनुमति नहीं देनी चाहिए। बताइए, आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि प्रेरित करना चाहिए, टू बी इनकरेज्ड। ठीक है, यानी कि प्रेरित करना चाहिए, तभी बच्चा क्या करेगा कि प्रश्न अधिक से अधिक पूछेगा। प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें, साथ ही अपना जिज्ञासा का समाधान कर सकें। ठीक है, आंसर हो गया बी। अब आपको बताना है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास, नैतिक विकास। आपका बच्चे की वृद्धि जो मुख्यतः है वो शारीरिक विकास से संबंधित होती है। ठीक है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही वृद्धि कहलाती है। अब अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव वृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो वृद्धि से तत्पर्याय होता है वो किससे होता है? कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि से होता है। ठीक है, आपकी वृद्धि किस किस में होती है? गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ठीक है, इस प्रकार आपकी आकार, लंबाई, भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मानव विकास का प्रारंभ जो होता है वो गर्भावस्था से ही होता है, प्री नेटल स्टेज। ठीक है, तो आपकी गर्भावस्था से। इसको अच्छे से समझते हैं। गर्भावस्था के साथ ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ध्यातव्य है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बोला गया है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय, यानी कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके आंसर हो जाएगा, यानी कि R.M. गेने जो हैं, R.M. गेने, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। आपके ईथन, आपके ऑप्शन में जितने भी दिए हैं, R.M. गेने ने द कंडीशन ऑफ लर्निंग, E.L. थॉर्नडाइक ने लिखी है एनिमल इंटेलिजेंस और साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, और V.F. स्किनर ने लिखी है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, और I.P. पावलोव ने लिखी है कंडीशंस, रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशन। ठीक है, इस प्रकार आपकी सारी पुस्तकें हो जाती हैं ऑप्शन में दिए हुए जितने भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है सरसील्ड, स्टैनले हॉल, स्पेंसन, क्रो एंड क्रो।
आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टैनली हॉर्न ने कहा है, क्या कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव, तूफान, हमला अथवा विरोध की अवस्था है। ठीक है। और जरसील्ड ने कहा है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ठीक है। और ब्लेयर यानी कि जॉन्स एवं स्पेंसन के विचारानुसार कहा गया है किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। ये किसने कहा है? ब्लेयर, जॉन्स व सिम्पसन। ठीक है। ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर, विचारकों ने मिलकर कहा गया है। ठीक है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार कहा गया है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अगर भाग के चलेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है। धीमे धीमे करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन करिए और करते चलिए। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है आपका माइक्रो टीचिंग जो आपकी होती है उसमें कितना समय लगता है? ठीक है। तो भारतीय प्रतिमान के अनुसार कुल कितना समय लगता है, टोटल समय बताना है आपको, तो आपका हो जाएगा 36 मिनट। कितना? 36 मिनट ही जो है किसने, बोर्ड ने आपको आपके जो है पास कर रखा है 36 मिनट। कितने? 36 मिनट। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है। इसका विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पाठ्य योजना निर्माण में 6 मिनट, शिक्षण में 6 मिनट, प्रतिपुष्टि पोषण में 6 मिनट, पुनः पाठ्य योजना निर्माण में 6 मिनट, पुनः शिक्षण में 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि में 6 मिनट। और कुल समय जो आपका हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार 6 के 6 बार गुणा करेंगे, यानी कि तो क्या हो जाएगा? 36 मिनट हो जाएगा। 6 का 6 बार जोड़ देंगे तो 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? गेट्स और अन्य का, हलिंगवर्थ का, रॉस का या स्किनर का? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि रॉस ने कहा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रॉस। इस प्रकार से समझ सकते हैं सीखने में रॉस ने क्या कहा है, वो आपकी हो जाती है। फिर जबकि गेट्स और अन्य ने सीखने में वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ये किसने? गेट्स और अन्य ने जो है सीखने के वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन दिया है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या करेगा? बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए या तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए? आपका शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे परामर्श देना चाहिए। बच्चे को क्या देना चाहिए? परामर्श देना चाहिए। जैसे बच्चे को पढ़ने में रुचि और वो अपनी कक्षा में क्या कर सके, अपना समावेशन कर सके, तो समावेश हो सके। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ध्यातव्य है कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार और व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय, समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के होते हैं, जैसे चोरी कर लेना, ठीक है, करने वाले बच्चे या विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे आदि। ऐसे बालकों के लिए शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए? बच्चों को परामर्श देना चाहिए, बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन व पुरस्कार दिया जाना चाहिए, मधुर तथा संयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। किसके लिए? समस्यात्मक बालक के रूप में अगर पाता है तो उसको परामर्श देना चाहिए, जिससे वो अपना समावेशन कक्षा में कर सके, विद्यालय में कर सके और अपनी जो है एक अच्छी प्रतिष्ठा, यानी कि एक अच्छा जो है छवि बना सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य से आगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से या फिर छात्रों की मानसिक विकास।
तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से जो है पाठ्यसेगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। ठीक है, पाठ्यसेगामी क्रियाएं क्या होती हैं? छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। पाठ्यसेगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के रुचि और अवधान से, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता आदि से संबंधित हैं। पाठ्यसेगामी क्रिया में खेल, नाटक, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं लिया है? आंसर हो जाएगा आपके B.S. ब्लूम जो हैं, उन्होंने क्या किया है? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। कॉलर, स्किनर और थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, B.S. ब्लूम ने क्या किया था, आइए देखते हैं। जो डॉक्टर B.S. ब्लूम जो थे, उनके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कॉलर, मैक्स परथीमर, कुर्ट कॉफका और कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्किनर ने अधिगम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और थॉर्नडाइक जो थे, उन्होंने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, आपके B.S. ब्लूम थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अंतर्दृष्टि कॉलर ने किया था। कॉलर, मैक्स परथीमन और कोट दोनों थे, लेविन और कॉफका। ठीक है, B.S. ब्लूम ने क्या किया था? शिक्षा अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य किससे है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना ही शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य हो जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इसको इस प्रकार समझते हैं, शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने से लिया जाता है, अर्थात किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है, जबकि अव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना होता है। इसके बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इतनी अच्छी क्लास चलते हुए भी आप अपनी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो किसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है उद्दीपन प्रवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। आपको बताइए पूर्व ज्ञान परीक्षण किसमें आता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल जो है उसमें क्या आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन करते हैं ना तो पूर्व ज्ञान लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है छात्रों और शिक्षकों के बीच मानसिक समरसता स्थापित करना। ठीक है, प्रस्तावना कौशल के घटक निम्नलिखित हैं। प्रस्तावना कौशल के घटक देख पूर्व ज्ञान से संबंध, अदंत ज्ञान से तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति और शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तारतम्यता, उद्दीपन प्रभाव, ये सभी जो हैं प्रस्तावना कौशल के घटक हो जाएंगे, जिसमें क्या पड़ता है? पूर्व ज्ञान से संबंधित आता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है किसके अनुसार? प्रस्तावना कौशल में। ठीक है, आपके इस प्रकार क्वेश्चन बन के आएंगे। स्तंभ ए स्तंभ बी का सुमेलित कीजिए। तो एनिमल इंटेलिजेंस गेस्टाल्ट या पुनर्वितरण अनुसूची पियाजे, सरगर्मिता का नियम थॉर्नडाइक, अनुकूलन स्किनर। किसने ने कौन सा जो है सिद्धांत दिया है आपको बताना है, बताइए। आपके लिए क्वेश्चन छोटा कर दिया है, बताइए। हाँ जी, इसके ऑप्शन हैं ये ए
बी सी डी। ठीक है, 4 को ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा किसका है। इसमें आंसर हो जाएगा एनिमल इंटेलिजेंस यानी कि थॉर्नडाइक, पर्यावरण की अनुसूची स्किनर ने, सारगर्भिता का नियम जो गेस्टाल्ट, अनुकूलन जो दिया है पियाजे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। बताइए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन जो है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। आपके ऑप्शन है अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा डी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत जो है किससे है, तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये इससे जो संबंध है वो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतर संबंध का सिद्धांत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। एकीकरण का सिद्धांत विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित तो रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। अंत्यक्रिया का सिद्धांत है बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वर्ण दोनों के अंत्यक्रिया के कारण से होता है, इसलिए अंत्यक्रिया का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गई है। बताइए संविधान के किस संशोधन के कारण शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन गई है, तो संशोधन हो जाएगा 86वें, 25वें, 52वें या 22वें। तो आपका 86वां संविधान संशोधन था, उसके अनुसार क्या हो गया था, शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन गई थी। भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिसमें शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन या विलियम जेम्स। तो आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत जो है मैकडूगल ने दिया था। किसने, मैकडूगल ने। ठीक है, इससे संबंधित अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडूगल ने किया था। इनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाल्यावस्था को जो है ब्रुश ने, कॉल और ब्रुश ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। क्या करना, समझना कठिन है। किसने बोला है, कोल और ब्रुश ने कहा है संवेगात्मक विकास को अनोखा काल कहा जाता है। किसको, संवेगात्मक विकास को। क्वेश्चन नंबर 21 व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है। तो वुडवर्थ, गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रू। तो आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड ने क्या कहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। और वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। स्किनर ने कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। और क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदतों, ज्ञान तथा अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अगला क्वेश्चन भी स्तंभ ए स्तंभ बी दे रखे हैं। ठीक है, ब्रूनर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आंसवेल साइनेटिक्स प्रशिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर अग्रिम संगठन शिक्षण या गार्डन संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान या 5वां परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो आपको बताने हैं कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताने हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए
यानी कि ब्रूनर ने दिया है संप्रत्य उपलब्धि शिक्षा प्रतिमान, हांसवेल ने अग्रिम संगठन शिक्षा प्रतिमान, ग्लीजन ने बुनियादी शिक्षा प्रतिमान और गार्डन ने साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, अगला है समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रह, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण और परिकल्पना का निर्माण। आपको ऑप्शन दिए हैं, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा बी, समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं, जो हैं समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन, आंकड़ा संग्रहण, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखा है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक बच्चों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय होगा। ठीक है, निष्क्रिय रखेगा। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव तथा मनोचालक या साइकोमोट्रिक बच्चों का विकास होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम के फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं 3 पक्षों में हो सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन इन्हीं 3 पक्षों में हो सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में होने वाले इन 3 प्रकार के परिवर्तनों के आधार पर ही बेंजामिन एम ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, मनोचालक उद्देश्य में विभाजित किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सामान्यीकरण, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या तैयारी? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ हैं। स्मृति स्तर के सोपान और बोध स्तर के सोपान इस प्रकार हैं। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना 5 प्रमुख पदों में की। बोध स्तर सोपान, बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी के मॉरिसन है। इस प्रतिमान के निम्न सोपान हैं। फर्स्ट, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, तुलना, सामान्यीकरण, प्रयोग। अगला है अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण तथा प्रवाह और व्यवस्था और वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। ठीक है, तो बोध स्तर के सोपान हो गए और स्मृति स्तर के सोपान हो जाते हैं। ठीक है, तो स्मृति स्तर के सोपान जो है हर्बर्ट ने, और बोध स्तर के शिक्षण जो सोपान हैं वो हेनरी सी मॉरिसन ने दिए हैं। ठीक है, किसने प्रतिमान दिए हैं? तो हेनरी सी मॉरिसन ने बोध स्तर, स्मृति स्तर के जो हैं सोपान वो हर्बर्ट ने दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सूच का सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो पुनर्वलन का सिद्धांत जो है वो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत से संबंधित होता है। ठीक है, तो सिद्धांत जो है पुनर्वलन सिद्धांत को भी क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं, जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्कैंड ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका बताई है। इनके अनुसार पुनर्वलन से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? अंतःप्रज्ञावस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संज्ञातात्मक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अंतःप्रज्ञ अवस्था जो है, अंतःप्रज्ञ जो है ब्रूनर संज्ञात्मक विकास अवस्था नहीं है। तो ब्रूनर की जो संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्थाएं हैं। ठीक है, आंतःप्रज्ञ अवस्था जो है जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था है। ठीक है, उप अवस्था है जो 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष से? 4 से 7 वर्ष तक। ठीक है, ये जो अंतःप्रज्ञ अवस्था है
वो जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं प्रस्तुतीकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। तो अभी किया था आप लोगों ने। ठीक है। तो सबसे पहले ये कौन सा आता है, ऑप्शन इस प्रकार दिए, ऑप्शन में से बताइए कौन सा है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हेनरी सी मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, जिसके सोपान निम्न हैं: खोज, अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, प्रस्तुतीकरण, प्रेजेंटेशन, आत्मीकरण अथवा परिपाक, और संगठन व्यवस्था, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। इस प्रकार आपके सोपान हो जाते हैं। किसने दिए हैं? हेनरी सी मॉरिसन ने बौद्ध स्तर शिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया है। वह है खोज, अन्वेषण, प्रस्तुतीकरण, आत्मीकरण और संगठन और वाचन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान। तो आपको पता है अनुमूल्यन जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो B.S. ब्लूम ने उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तिका टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हैंडबुक आई कॉग्निटिव डोमेन 1956 में लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण एवं पहचान, बौद्धिक योग्यताओं और कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है। तो आंसर ये हो जाते हैं। तो आपके अनुमूल्यन जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। ठीक है। अनुमूल्यन, आंसर ए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ऑप्शन है नदोत्तर, मिश्रित, लंबवत और उत्तल। आंसर हो जाएगा अधिगम वक्र का जो है लंबवत, ऑप्शन सी नहीं होता। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरली रेखी वक्र, इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो बीच में से सीधी जो है समान निष्पादन वक्र जिसे कहते हैं सरल रेखी वक्र, जो ठीक है उसकी रेखा है उसमें जो है सीधी, एकदम सीधी रेखा है। उसके बाद आती है उन्नतोदर वक्र। ठीक है। जिसमें घटता निष्पादन वक्र है। कैसा है? घटता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, पहले ऊपर गया फिर नीचे की तरफ जा रहा है, घटता हुआ निष्पादन वक्र है वह उन्नतोदर। ठीक है। फिर आता है आपका नतोदर वक्र, यानी कि बढ़ता निष्पादन वक्र। ठीक है। जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ, इस प्रकार। अगला है और लास्ट है मिश्रित वक्र। ठीक है। तो मिश्रित में क्या है कि पहले वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आएगा, यानी कि ऊपर नीचे होगा, मिश्रित निष्पादन वक्रों का। इस प्रकार आपके 4 वक्र हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ही इस वीडियो का जो है अंत करते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, यानी कि हिंदी भाषा का जो सेकंड पार्ट है, इसका लैंग्वेज फर्स्ट आपकी होगी हिंदी भाषा, उसमें अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार क्या करेंगे, आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपकी मित्रों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।